हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिवबोर्ड। दिस इज हिमांशु शर्मा एंड मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें हर दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं एक यूनिट के, और उसी के एमसीक्यूज को हम कवर अप करते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है ये पिछले 27 दिनों से चल रहा है। इसका आज 27th डे है। इस पीपीबी का जो सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन सीरीज है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होते हैं उनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज यूनिट नंबर 27 ऑफ पीपीबी डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल बी को कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके जो मित्र यार हैं, कुलीग्स हैं, उनको भी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है। एज वी ऑल नो दैट द बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पेपर, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पेपर पर बहुत ज्यादा काम करेगा। पेपर पर काम करेगा मतलब ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है बैंक्स के लिए। मतलब जैसे बैंक अगर लोन देगा तो कोलेटरल्स रखेगा डॉक्यूमेंट फॉर्म में, उनकी पोजीशंस को अपने पास रखेगा, एक हो गया। दूसरा, कस्टमर से केवाईसी करवाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करने होंगे। बैंक अपने अकाउंट्स में, जो कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं उनमें जो भी डिपॉजिट होता है उसको उन्हें ऑन पेपर मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ, डिजिटाइज फॉर्म में होगा, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन, या हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो बैंक के पास में ढेरों रिकॉर्ड्स होते हैं, बैंक्स हैव टू मेंटेन सो मेनी रिकॉर्ड्स, अपने पास में उसे रखना पड़ेगा। तो यही एक पर्टिकुलर चीज होती है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की, क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है बैंक का। क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बैंक्स के पास में जो भी फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट कस्टमर जमा करते हैं, उसे बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट मार्केट में सप्लाई कर देता है। राइट, यही होता है जी। देर आर सर्टेन इनएक्टमेंट, और इसको मैनेज करना वो भी पेपर पर। और दूसरा, हमारे देश में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो भी बैंक्स होते हैं वो लोन के डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस भी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ कानून है, हमारे देश में लॉज हैं जो बनाए गए हैं, ताकि बैंक्स जिस भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना चाहे या रखना चाहे तो उसको लेकर के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, एक आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विच एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक, द पार्टनरशिप एक्ट दो, द कंपनीज एक्ट तीन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट चार, लिमिटेशंस एक्ट पांच, इंडियन स्टाम्प एक्ट छह, विच अफेक्ट डायरेक्टली द बैंकर्स लोन डॉक्यूमेंटेशन। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो कुछ आपको एक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्ट्स हुए, इसमें अगर मैं इन एक्ट्स की बात करूं तो ये जो सारे के सारे एक्ट्स हैं, ये इंडिया में हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस कंसीडर करते हैं, वो ये सारे के सारे एक्ट। इवन इसमें हम बैंकर्स एविडेंस एक्ट भी कवर अप कर लेते हैं। तो जब भी कभी हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देते टाइम, मतलब जब भी कभी हम कस्टमर्स को लोन देंगे, जब भी कभी हम कस्टमर्स को लोन देंगे, एट दैट टाइम हम इनेक्टमेंट करेंगे कुछ चीजों का। हम इन एक्ट्स को ध्यान में रखेंगे कि हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, सो दैट इजिली ये चीजें क्या हो, मेंटेन्ड हो, और हमारे पास में हमेशा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जब भी मांगे जाने पर, इन केस कई बार क्या होता है कोर्ट में कुछ केसेस होते हैं, वहां ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उस केस में हम उन्हें अवेलेबल करा सकें ऑन टाइम। यदि नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज एनैक्टमेंट, यदि कोई बैंक इन दिए हुए एक्ट्स में से किसी भी एक्ट, किसी भी कानून को नहीं मानता है, वो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अफेक्ट कर देगा कि भाई डॉक्यूमेंट जो है वो अब वैलिड है या नहीं है, डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि माइनर जो होते हैं, माइनर्स जो होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अब बैंक ने क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो नहीं किया और उठा करके लोन दे दिया किसको, माइनर को। अब आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये जो
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये पहले ही कह रहा है कि माइनर्स को लोन नहीं देना है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लोन दे दिया, अब जाके कोर्ट में बोलोगे सर इसने लोन ले लिया है, लोन नहीं चुका रहा, नहीं चुकाएगा, उसकी लाइबिलिटी ही नहीं है, और आपको बोला जाएगा कि व्हाई यू हैव नॉट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं किया, अब आप जानो वो पैसा नहीं लौटाएगा और आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि माइनर्स को लोन देना है, लेकिन माइनर्स को लोन देने की एक कंडीशन है कि माइनर्स को जब भी कभी लोन दिया जाएगा वो उसकी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि उसका खाना पीना, स्कूल फीस वगैरह, ये सारी चीजों के लिए। और इस पर्टिकुलर चीज में भी उसके जो गार्जियन होंगे उनको लोन दिया जाएगा। तो भाई ऑब्वियसली अगर आपने डायरेक्टली लोन उसको दे दिया है बिना डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट भी करोगे कोर्ट में, तब भी वो वॉइड माने जाएंगे। दिस इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ व्हाई वी नीड द डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले अगर मैं बैंकिंग की बात करूं डायरेक्टली, सबसे पहला काम होता है कि मैं एज अ कस्टमर बैंक में गया, एज अ पर्सन बैंक में गया, वांट टू बी अ कस्टमर ऑफ अ बैंक। बैंक कहेगा अच्छा सर आप क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा अकाउंट ओपन करना, ओके अकाउंट ओपन करना, आप हैं कौन? आई एम हिमांशु, मेरा नाम है। तो बैंक ये कैसे मानेगा कि जो मेरा नाम है वो एक्चुअल में मेरा नाम है? मेरे कहने पर मैंने हिमांशु बोला, मैं कोई और नाम बोलूंगा तो क्या बैंक उस चीज को कंसिडर करेगा? नो, बैंक वुड नॉट कंसिडर दैट। बैंक कहेगा कि सर डॉक्यूमेंट लाओ, मैं बोलूंगा ठीक है मेरे पास सर 10 आईडी हैं, आप बोलिए कौन सी आईडी चाहिए? उन्होंने कहा सर आप बताइए, मैं बोलूंगा क्या चाहिए आपको? पैन चाहिए, ठीक है ये भी है मेरे पास, आपको वोटर आईडी चाहिए, ये भी है मेरे पास, यू वांट अ पासपोर्ट, इसकी कॉपी दे दूं मैं आपको, अच्छा ये नहीं चाहिए, और क्या दे दूं मैं आपको? इसके अलावा मेरे पास यूआईडी है, ये चाहिए आपको, आप मेरे 10th क्लास की मार्कशीट ले लीजिए, ये ले लीजिए आप। सो आई हैव सो मेनी डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट आई एम अ हिमांशु शर्मा, जिस पर मेरी फोटो और मेरे नाम लिखा हुआ है। अब बैंक ने बोला बिल्कुल, तो ये क्या हुआ, पहला केस ये हुआ कि व्हाई वी नीड द डॉक्यूमेंट, द बैंक नीड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द बोरोअर। इफ इन केस ऑफ अ, मैं तो अभी बोरोअर की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ किस चीज की, कि बैंक का कस्टमर बनना है, डिपॉजिट अकाउंट्स की बात की, तो अब आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे किसको, बोरोअर को, पहला। दूसरा, अब बैंक ने क्या किया, लोन देना है कस्टमर्स को, बोरोअर को लोन देंगे, बोरोअर ने कहा सर आई वांट टू गिव, आई वांट अ लोन, तो बैंक ने कहा कि लोन दोगे आप, तो हम आपको लोन देते हैं, सिक्योरिटी क्या दोगे आप? तो उसने कहा मैं सिक्योरिटी दूंगा। तो सिक्योरिटी को कैसे कंसिडर करोगे? जब तक उस सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो होगा वो उस पर्सन के पोजीशन में नहीं, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो डॉक्यूमेंट पर ही ये मिलेगा। टू हैव अ रिटन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑफ लैंडिंग मेड बाय द बैंक। अब डॉक्यूमेंट की जरूरत इसीलिए क्योंकि हमारे पास में एक रिटर्न एविडेंस भी तो होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन है किस चीज का, लैंडिंग, बैंक ने लोन दिया किसी को, ये भी डॉक्यूमेंट पर आना चाहिए। और ड्यू रिपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ अ बोरोअर और गारंटर, ये भी हम डॉक्यूमेंट पर ही मेंटेन कर रहे हैं, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि ये आपका रीपेमेंट शेड्यूल होगा और इस पर आप साइन कर दीजिए। आजकल तो ये सारा के सारा जो सिस्टम है डिजिटाइज हो गया है, ऑनलाइन हो गया, यहाँ पर आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है। टू एंटाइटल द बैंक टू टेक लीगल स्टेप्स फॉर रिकवरी ऑफ द लोन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप किसी तरीके का लीगल स्टेप नहीं ले पाओगे लोन की रिकवरी के लिए। तो अगर आपको लोन की रिकवरी करवाना है वो भी लीगली, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि आप रिकॉर्ड ले जा करके दोगे ना कोर्ट में कि सर दिस इज द बोरोअर, इस पर्सन ने ये अमाउंट यहाँ तक तो पे किया, इसके बाद पे ही नहीं किया है, ठीक। और अगला जो होता है वो होता है कि हम क्रिएट करते हैं एक वैलिड और इफेक्टिव सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ द बैंक एंड क्रिएट चार्ज ऑन द सिक्योरिटी। इसके पहले वाले यूनिट पर, इसके पहले से पहले वाले यूनिट पे हमने देखा था कि व्हाट टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज कैन बी चार्ज, और चार्ज ऑन अ सिक्योरिटी क्या होता है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो मॉर्गेज होगा, लीन होगा, एफडीआर की बात हो गई तो प्लेज होगा, हाइपोथिकेशन होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे। Because in the absence of a document capable is being legally enforceable, the bank would find it hard to prove। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर बोरोअर को आप क्लेम कर ही नहीं पाओगे, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
जो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें एक सबसे पहले डिमांड प्रोमिसरी नोट बीपीएन है, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्रीमेंट एंड द फॉर्म्स, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएन की। डीपीएन होता क्या है? डीपीएन की अगर मैं बात करूं, इट्स अ प्रोमिसरी नोट। हम जब भी प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो सेक्शन 13 है वो ये डिफाइन करता है कि पहली चीज तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं ये बताऊं कि यहाँ पर कहीं पर भी वो ये नहीं कहता है कि कौन सी चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट मींस देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट ये जो सेक्शन 13 है वो ये बताता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में डिफाइंड है। सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 बोलता है प्रॉमिसरी नोट 1, सेकंड होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट होता है आपका सेक्शन 6 जिसे हम बोलते हैं चेक्स, राइट। क्या बोलते हैं? चेक। सो दीज 3 आर दी प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ये आपके क्या कहलाएंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। इसमें जब मैं बात करता हूँ डीपीएन की, व्हाट इज अ डीपीएन? इट्स अ डिमांड प्रोमिसरी नोट। वाई बैंक्स मेड प्रोमिसरी नोट? वो भी डिमांड प्रोमिसरी नोट वाला। बैंक लोन देता है, क्या होता है कई बार ऐसा होता है जब कस्टमर लोन लेता है बोरोअर, लेकिन उस केस में वो फिक्स्ड ये नहीं बताता है कि जो रीपेमेंट शेड्यूल होगा वो क्या होगा। तो उस केस में बैंक क्या करता है? डिमांड प्रोमिसरी नोट बना देता है। जहां पर भी फिक्स पीरियड नहीं है फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन, लोन के रीपेमेंट का कोई भी पीरियड फिक्स नहीं है और स्पेसिफाइड भी नहीं है, तो उस केस में जो बैंकर्स होता है ना, वो डिमांड प्रोमिसरी नोट बना देते हैं। जो बोरोअर होता है वो प्रॉमिस करता है बैंकर को कि वो बैंक का जो लोन होगा ना वो रीपे करेगा जो लोन अमाउंट है उसको, कब? जब बैंक उसको मांगेगा। और एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके चेंज हो सकता है? नहीं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट में जो बोरोअर होता है वो प्रॉमिस करता है बैंकर से कि वो रीपे कर देगा लोन अमाउंट को, और जब मांगा जाएगा तब विद द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। द फॉर्म ऑफ डीपीएन शुड बी इन कंफर्मिटी विद सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट 1881। अब जो फॉर्म होता है ना डीपीएन का, वो सेक्शन 4 के हिसाब से चलता है। कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बैंक क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये हो गया आपका बैंकर, सॉरी ये हुआ आपका बैंकर, यहाँ पर होगा आपका बोरोअर जिसने लोन लिया है। अब इसने बोला कि सर मैं लोन कब रीपे करूंगा इसके डेट नहीं, लेकिन जब बैंक मुझसे मांगेगा तब मैं इसे चुका दूंगा, ठीक। डीपीएन डिमांड प्रोमिसरी नोट अलग अलग होता है नॉर्मली टू सूट द सिचुएशन। सिचुएशन के बेसिस पर अलग अलग यहाँ पर क्या होंगे तरीके से इसको बनाया जाएगा। कुछ में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्रीडिफाइंड, कुछ में फ्लोटिंग रेट होगा कि अगर मान लीजिए बैंक का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो वुड बी इफेक्ट, उसका प्रभाव उस पर होगा। डीपीएन एक बोरोअर के लिए, जॉइंट बोरोअर के लिए, जॉइंट या फिर अलग अलग सेवरल बोरोअर्स के लिए बनाया जा सकता है। डीपीएन अट्रैक्ट करता है स्टाम्प ड्यूटी एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट। रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वो यूनिफॉर्म होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि जो डीपीएन है वो यहाँ पर क्या होगा हमारी कंट्री में बैंक्स के लिए है, और इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होगी वो पूरी इंडिया में सेम होगी। और डीपीएन इज ड्यूली फिल्ड विद द स्टाम्प बिफोर द साइन ऑफ द बोरोअर, मतलब पहले स्टाम्प इस पर होगा, उसके बाद इस पर हमारा जो बोरोअर होगा वो क्या करेगा, वो सिग्नेचर करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट क्या होता है? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीमेंट आल्सो, ठीक। एग्रीमेंट का मतलब होता है देयर इज अ मिनिमम टू और अ मोर देन टू पार्टीज जो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करती हैं, मानती हैं और उसके बाद उस पर साइन करते हैं, इट बिकेम द कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले जो भी पार्टीज हैं वो आपस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां रखी गई है उनको मानेंगे और उसे मानने के बाद वो साइन करेंगे, एंड देन वो उनका जो एग्रीमेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वो कन्वर्ट होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट में। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट आउट इन द एग्रीमेंट
अमाउंट ऑफ अ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ पेनल इंटरेस्ट, ये एग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन द बैंकर एंड द बोरोवर, राइट। और हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेगा। अब इसमें बैंक को पहले से क्या करना है, अमाउंट लोन का कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पीनल इंटरेस्ट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मार्जिन क्या है, पीरियड ऑफ रीपेमेंट क्या है, राइट्स ऑफ अ बैंकर क्या है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ लोन, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चार्जेस, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें आपके एग्रीमेंट में डिफाइन होगी। एग्रीमेंट अट्रैक्ट करेगा स्टाम्प ड्यूटी एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट, कि कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगनी, वो हमारी कंट्री में क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी का जो रेट होता है वो वेरी करता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, क्योंकि स्टाम्प जो होता है ये स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल का नहीं है। दैट्स वाई स्टाम्प ड्यूटी हर स्टेट की अलग अलग होगी, अलग अलग चीजों के लिए। Bankers use different form of agreement depending on the nature of credit facility, lending arrangement, etc. Certain common types of the agreements are, कुछ common type के agreements है, जैसे कि pledge होता है, एक pledge का agreement हो गया, hypothecation का agreement हो गया, term loan agreement है, clean loan। तो यहाँ पे there are different type of the agreements that a bank and a customer। agreement duly filled in and stamped if checked before it's signed by the parties, मतलब पार्टी साइन करेंगी उसके पहले स्टाम्प्ड होना चाहिए, साइन करने के बाद स्टाम्प नहीं होगा। फिर क्या होते हैं फॉर्म, फॉर्म तो जनरल फॉर्म होता है, फॉर्म्स आर नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस और एग्रीमेंट, ये सिंपल फॉर्म होते हैं, इसमें आपको क्लियर इंटेंट, जैसे फॉर्म की बात करो एओएफ होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, फॉर्म है ये, इसमें क्या होता है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, इसमें क्या होता है, स्पेसिफाई होते हैं इंटेंशन क्या है बोरोवर का, एग्जांपल जैसे लोन ग्रांट करना है तो उसमें सारी चीजें वहां पर होंगी, सिक्योरिटी, फिक्स डिपॉजिट है, लीन है, जॉइंट नेम्स हैं, ये सारी चीजें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, ठीक। अब रिवाइवल ऑफ टाइम बियर्ड डेट, अब ऐसा डेट है जो कि पूरा टाइम बियर्ड का मतलब है अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वापस आने के चांसेस खत्म हो गई। तो टाइम बियर्ड डेट जो होता है ना, उसको अगर आपको रिवाइव करना है तो ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, जो ये बताता है कि प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयरविद बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which a creditor might have enforced payment but for the law of limitation of suit is not void want of consideration, वो फिर void नहीं होता है। इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एज पर द स्टाम्प एक्ट डॉक्यूमेंट जो भी एग्जीक्यूट किए गए हैं इंडिया में शेल बी स्टाम्प, मतलब हमारी कंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा इंडिया में उसे स्टाम्प किया जाना चाहिए। ओनली बिफोर द एग्जीक्यूशन, जब उसे लागू कर रहे हैं उसके पहले, एट एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, जब आपको सूट फाइल करना है उसके पहले, विद इन द 30 डेज आफ्टर द एग्जीक्यूशन, जब उसको एग्जीक्यूट करना है उसके 30 दिन के बाद में, बिफोर और एट एनी ऑफ द एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन के पहले या एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमें उसे यहाँ पर स्टाम्प्ड कर देना है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। द कोर्ट कैन कंडन द कोर्ट कैन condemn delay in filing suit as per the section 5 of the limitation act. An agreement is not stamped before or at time of execution in India and defect can be cured by paying penalty. अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट स्टाम्प नहीं है तो अपन क्या करो, एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिफेक्ट को स्कैन करो और वो क्या कर लेगा, यहाँ पे क्योर कर देगा, पेनाल्टी दे करके वो सेम चीज हो जाएगी। When the borrower acknowledges the debt before the expiry of limitation period, the limitation is executed by one more period.
if the borrower makes part payment into a loan account before the expiry of limitation period, the limitation extended by one more period. तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ट्रू, राइट। चलिए तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा, बट बिफोर एंडिंग द सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप बैंकर हैं और JAIIB की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हम लेकर के आए, दैट इज द JAIIB ऑल इन वन क्रैश प्लस क्रैकर बैच। ये लॉन्च हो गया है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है बाय 1 सितंबर 2024। ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्रैश कोर्स प्लस क्रैकर बैच दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और अभी 47% ऑफ चल रहा है, आपको यूज करना है कोड हिमांशु और आप एनरोल कर सकते हैं। अगला आता है JAIIB सिलेक्शन बैच। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, बट लाइव क्लासेस जो अभी चल रही है वो मिलेंगी, बाकी पोर्शन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको सब्सक्रिप्शन प्लान बताता हूँ जिसका नाम है JAIIB सुपर एलीट सब्सक्रिप्शन प्लान। क्या है इसमें, इसे हम ऑल इन वन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें आपको एक्सेस मिलता है हमारे सभी कोर्सेज का। मतलब जैसे आपको क्रैश कोर्स देखना है, क्रैकर देखना है, और एक बेस्ट कोर्स होता है कैप्सूल बैच एट द एंड, एग्जाम के 7 दिन पहले लॉन्च होता है। तो आप यहाँ पे फाउंडेशन मतलब जितने भी बैचेस हैं उन सभी में आप जाओ, लाइव देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, कंटेंट देख लो उसका, या PDF डाउनलोड कर लो, सारा एक्सेस होता है आपको। और इसके अलावा जो क्लास नोट्स आपको मिलते हैं ना, उस क्लास नोट्स के अलावा आपको एनरिच्ड कंटेंट मिलता है। इसके अलावा आपको मिलते हैं 200 प्लस टेस्ट। तो आप जा करके एनरोल कर सकते हैं। 47% ऑफ चल रहा है अभी हमारे कोर्सेज पर। तो इसका बेसिक प्राइस 5999 है, लेकिन अभी आपको ये 3029 या 49 में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और इसको एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो JIB_CIB_OB से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वहां आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट सभी को।